नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरीज दिल से .in पर। आपके साथ मैं हूँ ऋतु। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बुद्धू का कांटा का आज आप सुनेंगे चौथा भाग। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह रघुनाथ रास्ते में पानी पीने के लिए कुएं पर जाता है और वहाँ भागवंती और दूसरी महिलाओं के साथ उसका वार्तालाप होता है। भागवंती के कटाक्षों और महिलाओं के हंसी मजाक से रघुनाथ उदास हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी का चौथा भाग। बड़े ही उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुंचा। गांव पहुंचने के तीसरे दिन रघुनाथ सवेरा होते ही घूमने को निकला। पहाड़ी जमीन जहां रास्ता देखने में कोस भर जचे और चाहे उसमें 10 मील का चक्कर काट लो। बिना पानी सींचे हुए हरे मखमल के गलीचे से ढकी हुई जमीन, उस पर जंगली गुलदाउदी की पीली टिमकियां और बसंत के फूल, आलू बुखारे और पहाड़ी करौंदे की रज से भरे हुए छोटे छोटे रंगीले फूल, जो पेड़ का पत्ता भी नहीं दिखने दे, क्षितिज पर लटके हुए बादलों की सी बर्फीले पहाड़ों की चोटियां, जिन्हें देखते आंखें अपने आप बड़ी हो जाती और जिनकी हवा की सांस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती। नदी से निकली हुई छोटी छोटी असंख्य नहरें जो सांप के से चक्कर खा खाकर फिर प्रधान नदी की पथरीली तलैटी में जा मिलती। ये सब दृश्य प्रयाग के ईंटों के घर और कीचड़ की सड़कों से बिल्कुल निराले थे। चलते चलते रघुनाथ का मन नहीं भरा और घाटी के उतार चढ़ाव की गिनती न करके वह नदी के चक्करों की सीध में हो लिया। एक ओर आम के पेड़ थे जो बौरों और कैरियों से लदे हुए थे। उनके सामने धान के खेत थे जिनमें से पानी किलचिल किलचिल करता हुआ पिघल रहा था। कहीं उसे कंटीली बाड़ों के बीच में होकर जाना पड़ता था और कहीं छोटे छोटे झरने जो नदी में जा मिले थे लांघने पड़ते थे। इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ हमारा चरित्र नायक नदी की ओर बढ़ा। इस समय वहां कोई न था। रघुनाथ ने एक अकृत्रिम घाट चौड़ी शिला पर खड़े होकर नदी की शोभा देखी और सोचा कि हजामत बनाकर नहा धोकर घर चले। नई सभ्यता के प्रभाव से सेफ्टी रेजर और साबुन की टिकिया सफारी के कोट की जेब में थी ही। ऊपर की पॉकेट बुक से एक आईना भी निकालना पड़ा। रघुनाथ उसी शिला फलक पर बैठ गया और अपने मुख रूपी आकाश पर छाए हुए कोमल बादलों को मिटाने के लिए अमेरिका के इस जेबी वज्र को चलाने लगा। कवियों को सोचने का समय पाखाने में मिलता है और युवाओं को स्वयं हजामत करने में। यदि नाई होता तो संसार के समाचारों से वही मगज चाट जाता। इसकी वैज्ञानिक युक्ति मुझे एक थियोसोफिस्ट ने बताई थी। वह बहुत से तर्क और कुतर्कों में सिद्ध कर रहा था कि पुरानी चालों में सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि माता बच्चे के सिर में नजर से बचाने के लिए जो काजल का टीका लगा देती है अथवा दूध पिलाए पीछे बच्चे को धूल की चुटकी चटा देती है, इसका भी वह बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा था। उसने कहा कि हजामत बनाते या बनवाते समय रोम खुल जाने से मस्तिष्क तक के स्नायु तारों की बिजली हिल जाती है और वहां विचार शक्ति की खुजलाहट पहुंच जाती है। अस्तु, रघुनाथ की खुजलाहट का आरंभ यूं हुआ कि वह नदी सहस्त्रों वर्षों से यूं ही बह रही है और यूं ही बहती जाएगी। किनारे के पहाड़ों ने, ऊपर के आकाश ने और नीचे की मिट्टी ने उसको यूं ही देखा है और यूं ही वे उसे देखते जाएंगे। यही क्या,
नदी का प्रत्येक परमाणु अपने आने वाले परमाणु की पीठ को और पीछे वाले परमाणु के सामने देखता जाता है। अथवा क्या पहाड़ को या तलैटी की नदी की खबर है? क्या नदी के कारण परमाणु को दूसरे की खबर है? मैं यहाँ बैठा हूँ, इन परमाणुओं को और इन पत्थरों को, इन बादलों को मेरी क्या खबर है? इस समय आगे, पीछे, नीचे, ऊपर कौन मेरी परवाह करता है? मनुष्य अपने घमंड में त्रिलोकी का राजा बना फिरे, उसे अपने आत्मविश्वास के सिवा पूछता ही कौन है? इस समय मेरा यह छोर बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है? किसे पड़ी है कि मेरी लीलाओं पर ध्यान रखे? इसी विचार की तार में ज्यों ही उसने सिर उठाया, त्यों ही देखा कि कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी लीलाएं ध्यान देने योग्य हो रही थी, जो उनका अनुकरण करती थी। रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लड़की सामने एक दूसरी शिला पर बैठी हुई है और उसकी नकल कर रही है। उस दिन की हंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से नहीं हटी थी। वह लज्जा और संकोच के मारे यही आशा करता था कि फिर कभी वह लड़की मुझे दिखाई ना पड़े और अपनी ठठोलियों से मुझे तंग ना करे। अब जिस समय वह यह सोच रहा था कि मुझे कोई ना देख रहा है, वही लड़की उसकी हजामत बनाने की नकल कर रही है। उसने हाथ में एक तिनका ले रखा है। जब रघुनाथ उस तरह चलाता है तब वह तिनका चलाती है। जब रघुनाथ हाथ खींचता है तब वह तिनका रोक लेती है। रघुनाथ ने मुंह दूसरी ओर किया, उसने भी वैसा ही किया। रघुनाथ ने दाहिना घुटना उठाकर अपना आसन बदला, वहां भी ऐसा ही हुआ। रघुनाथ ने बाईं हथेली धरती पर टेक कर अंगड़ाई ली, लड़की ने भी वही मुद्रा की। ये प्रयोग रघुनाथ ने यह निश्चय करने के लिए किए थे कि यह लड़की क्या वास्तव में मेरा मखौल कर रही है। उसने हल्का सा खंखारा उधर से सुना। अब संदेह नहीं रह गया। ऐसे अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते हैं वही रघुनाथ ने किया, अर्थात वह मुंह बदलकर अपना काम करता गया और उसने विचार किया कि मैं उधर ना देखूंगा। इस विचार का वही परिणाम हुआ जो ऐसे विचारों का होता है, अर्थात 2 ही मिनट में रघुनाथ ने अपने को उसी ओर देखते हुए पाया। अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं उधर ना देखूंगा, पर वह फिर उधर ही देखने लगा। आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी, सफेद हल्का सा नीला कुआं जिसमें एक प्रकार की चंचलता, हंसी और घृणा तैर रही थी। यह लड़की यूं पिंड ना छोड़ेगी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? इससे पूछूं तो फिर वैसे बताएगी। पर खैर, आज तो अकेली यही है, इसकी चोटों पर साधुवाद करने के लिए महिला मंडल तो नहीं है। यह सोचकर रघुनाथ ने जोर से खंखारा। वही जवाब मिला। उसने हाथ बढ़ाकर अंगड़ाई ली, वहां भी अंग तोड़े गए। रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका, उधर ढेला फेंका गया और खलब करके पानी में बोला। वह बिना वचनों की छेड़ रघुनाथ से सही ना गई। उसने एक छोटी सी कंकरी उठाकर लड़की की शिला पर मारी। जवाब में वैसी ही एक कंकरी रघुनाथ की शिला में आ बजी। रघुनाथ ने दूसरी कंकरी उठाकर फेंकी, जो लड़की के समीप जा पड़ी।
इस पर कंकड़ी आकर रघुनाथ की पॉकेट बुक के आईने पर पट से बोली और उसे फोड़ गई। रघुनाथ कुछ चिढ़ गया, उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। अब के उसने जो कंकड़ी मारी कि वह लड़की के हाथ पर जा लगी। इस पर लड़की ने हाथ को झट से उठाया और स्वयं उठी। जहां रघुनाथ बैठा था वहां आई और उसके देखते देखते उसने सामने से टोपी, उस्तरा और पॉकेट बुक तथा साबुन की बट्टी को उठाकर नदी की ओर बढ़ी। जितना समय इस बात को लिखने और बाँचने में लगा है, उतना समय भी नहीं लगा कि उसने सबको पानी में फेंक दिया। रघुनाथ उसके हाथ को नदी की ओर बढ़ते हुए देख उसका तात्पर्य समझकर किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो यूं ही 2 कदम आगे धरता है कि पंकाली शिला पर उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से सिर के बल पानी में गिर पड़ा। रघुनाथ तैरना नहीं जानता था, यद्यपि वह मित्रों के पास जाकर दारागंज की गंगा में नहा आया था। परंतु चाहे कितना ही तैराक हो, औंधे सिर पानी में गिरने पर तो गोता खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर पैंदे के पास पहुंचते ही उसने 2 गोते खाए और सीधा होते होते उसकी सांस टूट गई। यूं तो नदी में पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ही ऊंचा था और धीरज से उसके पैर टिक जाते तो वह हाथ फटफटाकर किनारे आ लगता, क्योंकि वह बहुत दूर नहीं गया था। पर फिसलन की घबराहट, सांस का टूटना, गले में पानी भर जाना, नीचे दलदल, इस सब से वह भौचक होकर 20-30 हाथ बढ़ाता ही चला गया। नदी की तलहटी में चट्टान थी जो पानी के बहाव से क्रमशः खिरती जाती थी। वहां पानी का नाला कुछ जोर से बढ़कर चक्कर खाता था। वहां पहुंचकर पानी कम होने पर भी, हाथ पैर मारने पर भी रघुनाथ के पैर नहीं टिके और उछलता हुआ पानी उसके मुंह में गया। वह नदी के बहाव की ओर जाने लगा। बालिका ने जान लिया कि बिना निकाले वह पानी से निकल ना सकेगा। वह झट सारी से खचौटा कसकर पानी में कूद पड़ी। जल्दी से तैरती हुई आकर उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में रघुनाथ एक और चक्कर काटकर सिर पानी के नीचे करके खांसने लगा। लड़की के हाथ उसके चमड़े की पेटी आई थी जो उसने पतलून के ऊपर बांध रखी थी। वह एक हाथ से उसे खींचती हुई रघुनाथ को छर्रे के बहाव से निकाल लाई और दूसरे हाथ से पानी हटाती हुई किनारे की ओर बढ़ने लगी। अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था। पानी चीरने में खड़ा या मुड़ा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत दुखदाई होता है। हांफती हुई कुमारी ने बिड़राए हुए रघुनाथ को किनारे लगाया। रघुनाथ मुंह और बालों का पानी निचोड़ता हुआ तरबतर कुर्ते और पतलून से धाराएं बहाता हुआ चट्टान पर जा बैठा। 5-7 बार खांसने पर, आंखें पोंछने पर उसने देखा कि भीगी हुई कुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई आंखों से घृणा, दया और हंसी झलकाती हुई कह रही है कि इस अनाड़ी के सामने भी कोई अपना लहंगा पसारेगी। ये सब घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी हुई थी कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा था। अभी पानी की गूंज कानों को ढोल किए हुए था और मानसिक क्षोभ और लज्जा में वह पागल सा हो रहा था। उसके मन की पिछली भित्ति पर चाहे यह अंकित हो रहा हो कि इस लड़की ने मुझे नदी में से निकाला है, पर सामने की भित्ति पर यही था कि शब्द के कोड़ों से वह मेरी चमड़ी उधेरे डालती है। रघुनाथ उसे पकड़ने के लिए लपका और लड़की 2 खेतों के बाड़ के बीच तंग सड़क पर दौड़ भागी। रघुनाथ पीछा करने लगा।
गांव की लड़कियां हड्डियों और गहनों का बंडल नहीं होती। वहां वे दौड़ती हैं, कूदती हैं, हंसती हैं, गाती हैं, खाती हैं और पहनती हैं। नगरों में आकर वे खूंटे में बंध कर कुम्हलाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, भूखी रहती हैं, सोती हैं, रोती हैं और मर जाती हैं। रघुनाथ ने मील की दौड़ में इनाम पाया था। उस समय का दौड़ना उसके बहुत गुण बैठा। पानी में गोते खाने के पीछे की सारी शून्यता मिटने लगी। पांव मील दौड़ने पर लड़की जितने हाथ आगे बढ़ती थी वे घटने लगे। 100 गज और जाते जाते अचानक चीख मारकर लड़खड़ाकर वह गिरने लगी। रघुनाथ उसके पास जा पहुंचा। अवश्य ही रघुनाथ के इतने हंफाने वाले श्रम के और मानसिक क्षोभ के पीछे यही भाव था कि इस लड़की को गुस्ताखी के लिए दंड दूं। रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें डालकर पकड़ लिया। रघुनाथ के लिए स्त्री का और उस लड़की के लिए पुरुष का यह पहला स्पर्श था। रघुनाथ कुछ सोच भी ना पाया था कि मैं क्या करूं। इतने में लड़की ने मुंह उसके सामने करके अपने नखों से उसके पीठ में और बगल में तेज चुटकियां काटी। रघुनाथ की बाहें ढीली हुईं, पर क्रोध नहीं। उसने एक मुक्का लड़की की नाक पर जमाया। लड़की सांस लेते रुकी। इतने में दौड़ने के वेग से जो अभी ना रुका था और मुक्के से दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों धूल में लोटम लोट हो गए। रघुनाथ धूल झाड़ता हुआ उठा। क्या देखता है कि लड़की के नाक से लहू बह रहा है। अपनी विजय का पहला आवेश एकदम से भूलकर वह पश्चाताप और दुख के पाश में बंध गया। उसका मुंह पसीना पसीना हो गया। वह चाहता था कि इन लहू की बूंदों के साथ मैं भी धरती में समा जाऊं और उसके साथ ही अपनी आंखें भूमि में गड़ा भी रहा हूं। परंतु फिर क्षण में आंखें उठाईं। लड़की अपने भीगे और धूल लगे हुए आंचल से नाक पोंछते हुए उन्हीं आंखों में वही घृणा की और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कह रही थी, वाह, अच्छे मर्द हो, बड़े बहादुर हो, स्त्रियों पर हाथ उठाया करते हैं। रघुनाथ चुप। वाह, पिराग जी में खूब इलम पढ़ा, स्त्रियों पर हाथ उठाते होंगे। रघुनाथ ने नीचे सिर से आंखें ना उठाकर कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सिर ठिकाने नहीं है। मुझे चक्कर, अभी चक्कर आवेंगे। स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाया करते हैं। सड़क यहां चौड़ी हो गई थी। कचनार की एक बेल आम पर चढ़ी हुई थी और आम के तले पत्थरों का थांबला था। सुनसान था। दूर से नदी की कलकल और रह रहकर खाती चिड़े की ठक 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 आ रही थी। इस समय रघुनाथ का घोंघापन हटने लगा और स्त्रियों की ओर से झेप इस पिघलती हुई आंखों वाली के वचन बाड़ों के नीचे भागने लगी। ढांढस कर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भागवंती। रहती कहाँ हो? मामी के पास। वही जिसने कुएं पर पानी नहीं पिलाया था। उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया। फिर कुछ ठहर कर बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें आदमी बनाने को। जो तुम्हें बुरा लगा हो तो मैंने भी अपने किए का लहू बहाकर फल पा लिया है।
एक सलाह दे जाती हूँ। क्या? कल से नदी में नहाने मत जाना। क्यों? गोते खाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। रघुनाथ झेंपा पर संभल कर बोला, अब कोई मेरी जान बचाएगा तो मैं पीछा नहीं करूंगा, तो गाली भी सुन लूंगा। इसलिए नहीं, मैं आज अपने बाप के यहाँ जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? जहां अनाड़ियों के डूबने के लिए कोई नदी नहीं है। फिर वही बात लाई। तो वहां पर चढ़ाने वालों के भागने के लिए रास्ता भी नहीं होगा। जी, यहां जो मैं आपके हाथ आ गई, नहीं तो कांटा ना लगता तो पिराग जी तक दौड़ते तो हाथ ना आते। कांटा? कांटा कैसा? यह देखो। रघुनाथ ने देखा कि उसके दाहिने पैर के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ है। उसको यह सूझी कि यह मेरे दोष से हुआ है। बालिका के सहारे वह घुटने के बल बैठ गया और उसका पैर खींचकर रुमाल से धूल झाड़कर कांटे को देखने लगा। कांटा मोटा था, पर पैर में बहुत पैठ गया था। वह उठकर बाड़ से एक और बड़ा कांटा तोड़ लाया। उससे और पतलून की जेब के एक चाकू से उसने कांटा निकाला। निकालते ही लहू का डोरा बह निकला। कांटा प्राय 2 इंच लंबा और जहरीला कंटीले का था। ओफ कहकर रघुनाथ ने कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके पांव में पट्टी बांधी। बालिका चुप बैठी थी। रघुनाथ कांटे को निरख रहा था। अब तो दर्द नहीं। कोई एहसान थोड़ा है। तुम्हारे भी कांटा गड़ जाए तो निकलवाने आ जाना। अच्छा। रघुनाथ का जी जल गया। यह बर्ताव अच्छा क्या? जाओ अपना रास्ता लो। यह कांटा मैं ले जाऊंगा। आज की घटना की यादगारी रहेगी। मैं जरा इसे देख लूं। रघुनाथ ने अंगूठे और तर्जनी से कांटा पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया। अपनी 2 अंगुलियों से उसे उठाकर और दूसरे हाथ से रघुनाथ को धक्का देकर लड़की हंसती हंसती दौड़ गई। रघुनाथ धूल में एक कला मुंडी खाकर ज्यों ही उठा कि बालिका खेतों को फांदती हुई जा रही थी। अब की दफा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरित्र नायक ने नहीं किया। नदी तट पर जाकर कोट उठाया और चौंधियाए मस्तिष्क से घर की राह ली। कहानी का चौथा भाग यहीं तक। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनना न भूलें कहानी का अगला भाग। तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्रस्तुति? अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। ये रचना आप पढ़ भी सकते हैं हमारी वेबसाइट storiesdilse.in पर जाकर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी नई कहानियों और कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं और हमारे मंच पर प्रकाशित कराना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए storiesdilse@gmail.com पर। अगर आपकी कहानी या कविता की कोई फरमाइश है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।